बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, पैराडाइज कॉलेज की मैथमेटिक्स क्लास में आपको वेलकम कहा जाता है। मैं हूं शाहिद हुसैन। प्यारे बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने 9.1 एक्सरसाइज को ख़त्म किया था और 9.1 में हमने डिस्कस किया था एंगल्स को। आज हम एंगल्स की डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और हमारे पास इस वक्त डेफिनेशन है को टर्मिनल एंगल्स की। तो को टर्मिनल एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं, एंगल ऑफ डिफरेंट मेजर्स हैविंग द सेम पोजीशन ऑफ इनिशियल एंड टर्मिनल रे। ऐसा एंगल जिसमें इनिशियल और टर्मिनल रे की पोजीशन सेम हो जाए उसे हम बोलेंगे को टर्मिनल एंगल। यहाँ पे आपको एक एंगल नज़र आ रहा है। एंगल को हम रिवाइज करते हैं। आप जानते हैं कि इनिशियल रे यहाँ से अगर शुरू हो और टर्मिनल रे बने, इनके दरमियान बनेगा एंगल। और दूसरी बात, किसी सर्कल में जो टोटल एंगल होगा वो हमारे पास 360 डिग्री आएगा। मतलब अगर हम इस रे ओ ए को रोटेट करें पूरा एक रेवोल्यूशन या एक चक्कर, तो हमारे पास जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, 360 डिग्री। अब इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके हम इस डेफिनेशन को समझते हैं। ये हमने कुछ एग्जांपल्स ली हैं को टर्मिनल एंगल्स की। अगर हमारे पास ये एंगल थीटा हो और ये जो रोटेशन है थीटा, ये मज़ीद आगे चल के एक रेवोल्यूशन यहाँ तक कंप्लीट कर लेती है और उस रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने के बाद दोबारा से ये जो इनिशियल रे है, ये टर्मिनल रे यहाँ तक आती है। तो ये फिर हमारे पास एंगल हो जाएगा थीटा प्लस 360 डिग्री। 360 क्यों बोला? अभी मैंने आपको बताया कि अगर एक इनिशियल रे यहाँ से लेके यहाँ तक आए तो ये 360 डिग्री का एंगल होगा। ये यहाँ से लेके यहाँ तक भी जा रही है जो कि एंगल थीटा हमने कहा, तो ये थीटा प्लस 360 डिग्री एक को टर्मिनल एंगल होगा। नेक्स्ट, अगर ये दोबारा से यहाँ से चले और दो चक्कर, दो रेवोल्यूशन कंप्लीट करके, एक रेवोल्यूशन यहाँ तक कंप्लीट करेगी तो 360 डिग्री, दूसरा रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगी तो 720 एंगल हो जाएगा। उसके बाद भी फिर ये यहाँ से लेके यहाँ तक चलती है तो थीटा प्लस 720 डिग्री, या इसे 360 को कहते हैं 2 पाई और इसे 4 पाई कह सकते हैं। तो थीटा प्लस 4 पाई एंगल ये वाला होगा। और थीटा प्लस 4 पाई, थीटा प्लस 2 पाई एंड थीटा, ये तीनों एंगल्स जो है वो को टर्मिनल एंगल्स कहलाएंगे। मान लीजिए कि हमारे पास ये एंगल जो है ये 45 डिग्री है। अगर ये 45 डिग्री है तो 45 प्लस 360 डिग्री हमारे पास एंगल होगा 405 डिग्री। तो 45 और 405 जो है वो को टर्मिनल एंगल्स होंगे। इसी तरह से अगर हम 45 में 720 को ऐड करें तो हमारे पास आएगा 765 डिग्री। तो 765 डिग्री, 405 डिग्री एंड 45 डिग्री आर ऑल को टर्मिनल एंगल्स। तो ऐसे एंगल्स जिनकी इनिशियल एंड टर्मिनल आर्म सेम हो। आप देख सकते हैं कि इन तीनों एंगल्स में इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म की पोजीशन सिमिलर है। ऐसे एंगल्स को टर्मिनल एंगल्स कहेंगे। मतलब क्या हुआ कि को टर्मिनल एंगल्स जो है वो कंपैरेटिवली कहलाएंगे। कंपेयर करेंगे जब एंगल्स को तो को टर्मिनल एंगल्स कहेंगे। एक से ज्यादा एंगल्स को टर्मिनल एंगल्स कहते हैं। हम जानते हैं कि एंगल्स की रोटेशन जो है वो 2 साइडेड हो सकती है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है या फिर क्लॉकवाइज हो सकती है। तो आपने देखा ये जो रोटेशन है ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो अभी हम इसी बात को क्लॉकवाइज भी समझते हैं। तो अगर ओ ए जो है वो रोटेट करे ओ बी की तरफ, तो जो हमारे पास एंगल बनेगा वो थीटा होगा और डेफिनेटली नेगेटिव होगा। क्या होगा? ये नेगेटिव एंगल होगा। और अगर यही एंगल जो है वो यहाँ से रोटेट करे और एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के बाद यहाँ तक आए तो ये एंगल होगा थीटा माइनस
360 डिग्री। क्लियर हो गया, मतलब थीटा में से 360 डिग्री को माइनस करना है अब। और अगर यही एंगल जो है वो 2 रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे आके रुके तो ये कहलाएगा थीटा माइनस 720 डिग्री या थीटा माइनस 4 पाई। क्लियर हो गया। तो अब हम इन सारी बातों को कंबाइन करके एक इकट्ठी बात करते हैं, उसे हम नाम देंगे जनरल एंगल का। नेक्स्ट हम इन्हीं एंगल्स को एक जनरली नाम देते हैं और इसे हम जनरल एंगल कहेंगे। द एंगल थीटा प्लस 2k पाई वेयर k बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स 0, -1, +1, -2, +2 एंड सो ऑन -3 एंड +3। इस तरह से ये सेट ऑफ इंटीजर्स से यहाँ पे k होगा। तो ऐसा एंगल होगा को टर्मिनल विद थीटा, थीटा में ये को टर्मिनल होगा, इज कॉल्ड जनरल एंगल। इसको हम जनरल एंगल कहेंगे। और यहाँ पे थीटा जो है ना हमारे पास वो 0 to 2 पाई हो सकता है। मतलब ये जो थीटा है ये सर्कुलर एंगल से छोटा होना चाहिए, तब हमारे पास मल्टीपल्स बनते जाएंगे के की सूरत में। मतलब कहने का ये है कि अगर हमारे पास कोई सा थीटा हो जो कि 0 to 2 पाई हो, मतलब एक रेवोल्यूशन से छोटा हो, हम इसमें ऐड करते जाएं 2 पाई। क्या ऐड करते जाएं? 2 पाई। एक रेवोल्यूशन 2, 3, 4, 5 के यहाँ पे है सेट ऑफ इंटीजर्स। अगर ये -1 है तो थीटा -2 पाई हो जाएगा, अगर ये -2 है तो थीटा -4 पाई हो जाएगा। इसी तरह से ये वाले एंगल्स जो हैं वो बनते जाएंगे। तो अगर हम इसमें k को स्पेसिफिक कर दें ना तो फिर इस तरह के एंगल्स डिफरेंट बनेंगे, उन्हीं को हम को टर्मिनल कहेंगे, इसलिए इसे कहा है को टर्मिनल विद थीटा। बात क्लियर हो गई। तो जनरली यहाँ पे 2k पाई कह देने को हमने जनरल एंगल का नाम दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कोई एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन पे कब होगा। एन एंगल इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड पोजीशन इफ इट सेटिस्फाई 3 कंडीशंस। नंबर 1, वर्टेक्स लाइज एट ओरिजिन। उस एंगल का वर्टेक्स जो होगा वो ओरिजिन होना चाहिए किसी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का। नंबर 2, इनिशियल साइड अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। उसकी जो इनिशियल साइड है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होनी चाहिए। एंड नंबर 3, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो उसकी उस एंगल की जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। जैसे ये एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन पे होगा क्योंकि ओ एक्स हमारे पास क्या है, इनिशियल आर्म या रे, और ओ ए इसे कह लेते हैं, ये है टर्मिनल आर्म। तो ये एंगल हमारे पास स्टैंडर्ड पोजीशन पे होगा। 3 कंडीशंस दोबारा सुने। वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन पे हो। हम जानते हैं कि इस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास ये वाला ओरिजिन, ये वाला पॉइंट ओरिजिन, ये वाला पॉइंट ओरिजिन है। ये हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस है जो कि इस एंगल की इनिशियल आर्म है। और थर्ड चीज़ ये कि ये रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये कंडीशन है किसकी, किसी एंगल के स्टैंडर्ड पोजीशन पे होने की, किसी एंगल के स्टैंडर्ड पोजीशन पे होने की। क्लियर। और अगर इन 3 कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन भी फुलफिल ना करे, मतलब जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे ना हो बल्कि ओरिजिन के अलावा कहीं और हो। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से कोई ये वाला एंगल बनता है यहाँ इन 2 रेज के दरमियान, तो ये एंगल जो है वो स्टैंडर्ड पोजीशन पे नहीं है। नंबर 2, रोटेशन जो है वो अगर क्लॉकवाइज हो जाती है इस तरह से, तो तब भी ये एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन पे नहीं होगा। और लास्ट वन कि अगर इनिशियल साइड जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस नहीं होती, बल्कि इनिशियल साइड अगर हम यहाँ से एंगल ले लें इस तरफ को, इनिशियल साइड जो है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस को मान लें, तो ये हमारे पास ये वाला एंगल भी स्टैंडर्ड पोजीशन पे नहीं होगा। बात क्लियर हो गई। अगली बात ये है कि हम जानते हैं कि किसी प्लेन में 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। बल्कि इससे भी पहले अगर आप पूछें कि व्हाट इज अ क्वाड्रेंट, तो हम कहेंगे 2 रियल लाइंस जब इंटरसेक्ट करती हैं परपेंडिकुलरली एक दूसरे पे, तो जो प्लेन होता है हमारा
वो 4 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है। उन पार्ट्स को क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो इस तरह से फिर 4 क्वाड्रेंट्स बनते हैं। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम बोलते हैं सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। अब बात करते हैं कि कोई एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन पे होगा और वो क्वाड्रेंट्स में अगर लाए कर रहा है तो 4 तरीकों से लाए कर सकता है। आइए देखते हैं। An angle in standard position is said to be lie in quadrant if it lies in any of these quadrants। एक एंगल जो कि स्टैंडर्ड पोजीशन पे होगा उसे हम कहेंगे कि वो किसी क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अगर इस तरह की कंडीशन हो, नंबर 1, कोई एंगल थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में मौजूद है, अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में मौजूद है, इस रे से इस रे के दरमियान आ रहा है, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस के दरमियान अगर ये आ रहा है तो हम इसे कहेंगे कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। और अगर एंगल इस तरह का है, इसे हम नाम दे देते हैं अल्फा का, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है क्योंकि इसकी जो टर्मिनल आर्म है वो सेकंड क्वाड्रेंट में मौजूद है। इनिशियल आर्म तो इसकी हमेशा स्टैंडर्ड पोजीशन वाले एंगल की हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस ही रहेगी। तो इनिशियल आर्म यहाँ से रोटेट होकर यहाँ तक जो एंगल बना वो अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में मौजूद है। इसे हम कहेंगे कि अल्फा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। नंबर 3, अगर एंगल इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है थर्ड में, तो जो रोटेशनल या टर्मिनल आर्म है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रही होगी। इसे हम कह देते हैं बीटा, और बीटा हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। बात समझ आ रही है? इसके बाद अगर एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में मौजूद है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो इसे ये इस तरह से होगा कि इसकी जो टर्मिनल आर्म है ये मौजूद होगी फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसे हम नाम दे देते हैं गैमा का। तो गैमा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। बात समझ आ रही है? कोई एंगल जो कि स्टैंडर्ड पोजीशन पे होगा वो किसी क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा। तो इस तरह से 4 ऑप्शंस हो सकते हैं। नंबर 1, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है अगर उसकी टर्मिनल आर्म फर्स्ट क्वाड्रेंट में मौजूद हो। अगर उसकी टर्मिनल आर्म सेकंड क्वाड्रेंट में मौजूद है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इसी तरह से अगर उसकी टर्मिनल आर्म थर्ड क्वाड्रेंट में मौजूद है तो हम कहेंगे कि एंगल लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। और अगर टर्मिनल आर्म फोर्थ क्वाड्रेंट में मौजूद है तो हम कहेंगे गैमा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। बात समझ आ गई? लास्ट डेफिनेशन हम पढ़ते हैं क्वाड्रेंटल एंगल की। अभी हम पढ़ रहे थे ऐसे एंगल्स जो कि किसी क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेंटल एंगल्स। ऐसे एंगल्स जो पूरे क्वाड्रेंट पे मुश्तमिल हो उन्हें हम बोलेंगे क्वाड्रेंटल एंगल्स। तो ऐसे एंगल्स की डेफिनेशन है, इफ द टर्मिनल आर्म ऑफ एन एंगल falls on x axis or y axis is called quadrantal angle। ऐसा एंगल जो इस सूरत में बने कि टर्मिनल आर्म जो है वो किसी x एक्सिस या y एक्सिस पे फॉल करे, ऐसे एंगल को हम बोलेंगे क्वाड्रेंटल एंगल। डेफिनेटली हमारी जो इनिशियल पोजीशन होगी, इनिशियल आर्म होगी, वो पॉजिटिव x एक्सिस ही होगी। और ये अगर पॉजिटिव x एक्सिस जो है वो रोटेट होके y एक्सिस पे, पॉजिटिव y एक्सिस पे चला जाए तो हमारे पास जो एंगल बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा और इसे 90 डिग्री का एंगल कहेंगे। क्लियर हो गया? अगर इनिशियल आर्म पॉजिटिव x एक्सिस और टर्मिनल आर्म जो है वो पॉजिटिव y एक्सिस हो तो हमारे पास जो एंगल बनेगा 90 डिग्री होगा। इसे हम बोलेंगे क्वाड्रेंटल एंगल। इसके बाद अगर इनिशियल आर्म डेफिनेटली यही होगी, रोटेट हो और यहाँ तक आए, ऐसे एंगल को बोलेंगे 180 डिग्री होगा और इसे भी हम क्वाड्रेंटल एंगल कहते हैं। थर्ड वन, डेफिनेटली इनिशियल पोजीशन तो यही रहनी है
अगर रोटेट होके ये इस तरह से आ जाए और ये 270 डिग्री का एंगल बनाए नेगेटिव वाई एक्सिस के साथ, तो इसे भी हम बोलेंगे क्वाड्रेंटल एंगल। इसके अलावा अगर ये इनिशियल आर्म रोटेट होके सिमिलर पोजीशन पे आ जाए तो ये एंगल होगा 360 डिग्री, तो ये एंगल भी क्वाड्रेंटल एंगल होगा। इस तरह से 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री जो है वो हमारे पास क्वाड्रेंटल एंगल्स कहलाएंगे। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने एंगल के बारे में कुछ एडवांस चीज़ें डिस्कस की। अब हम इनसे रेलेवेंट, इनसे रिलेट करके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ेंगे जो कि नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इन क्वेश्चंस को, इन डेफिनेशंस को अच्छे तरीके से समझिए। मुझे इजाज़त दीजिए, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।